Welcome back, students. So today our topic is about the nucleus, the most important part of the cell. So today we will discuss about the nucleus, its structure, and the structural parts of the nucleus, then their functions, all everything, each and every point we will discuss in detail. Then we will discuss about its nuclear envelope, nuclear pores, nucleus, their functions, structures and functions, and with the help of interesting diagrams and pictures. So hopefully this lecture will help you to learn about the nucleus and its function clearly. So keep watching the lecture in detail. So what is the nucleus? Nucleus is the hereditary material, hereditary center of the cell, which controls all activities of the cell. जो कि पूरे सेल की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरे इंसान की, पूरे जानदार की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक न्यूक्लियस ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे एक मुल्क का निज़ाम एक इंसान चला रहा होता है, मतलब उसके अंडर सारे काम करते हैं, वैसे ही ये न्यूक्लियस है कि ये एक सेंट्रल बॉडी होती है और इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से ऑर्गेनेली ने क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के पास होती है। और ये काम ये कैसे करता है, तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। न्यूक्लियस, a prominent nucleus is present in all eukaryotic cells, at the center in animal cells, while pushed to side in plant cells. तमाम जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस ही है जिसका एक मेन डिफरेंस है जो कि यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से अलग करता है कि यूकैरियोट्स में एक प्रोमिनेंट, एक बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। एनिमल सेल में ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में जो है वो साइड पे हो जाता है क्योंकि उसके पास एक सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स पुश्ड टू साइड इन प्लांट सेल्स। देन उसके बाद है हमारे पास द स्फेरिकल न्यूक्लियस टिपिकली ऑक्युपाइज अबाउट 10% ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स वॉल्यूम। एक स्फेरिकल न्यूक्लियस जो होता है वो 10% वॉल्यूम, मतलब एक बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, तो पूरे सेल का तकरीबन 10% जो है वो वॉल्यूम न्यूक्लियस ने जो है वो लिया होता है। इट सर्व्स एज, सो एक छोटा सा फंक्शन इसके साथ साथ फंक्शन जो है वो इसके आ जाएंगे, हर एक स्ट्रक्चर के फंक्शन साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है, तो अलग से इसके फंक्शन में भी ना हो। इट सर्व्स एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर ऑफ दिस सेल। क्या होता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, दैट इज क्रोमोसोम्स। तो इसके पास जो है वो जीन्स होते हैं, वही जीन्स जो है वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ठीक है, जैसे हर एक इंस्टीट्यूट में ये चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है, वैसे ही सेल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है। दैट इज न्यूक्लियस। इट परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन, इसके जो है वो दो मेजर फंक्शंस हैं और वही इन्हीं दो के अंदर ही सारे फंक्शंस आ जाते हैं। इट स्टोर द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल, इसके पास क्या होता है, सेल का हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए होता है। एंड कोऑर्डिनेट द सेल्स एक्टिविटी, ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन, ठीक है, सेल की सारी एक्टिविटीज को वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है कि बाकी सारी ऑर्गेनेल्स ने क्या क्या काम करना है, ये सारी चीजें जो है वो ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल सारे फंक्शंस ही इन्हीं दो फंक्शन के दरमियान में आगे हैं इसके। देन उसके बाद हम इसके एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसके इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, जैसे एक सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल जो फ्लूइड मटेरियल था और जिसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था, ऐसे ही इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर भी जो है वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड होता है वो, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। nucleus, the semi-fluid matrix found inside the nucleus is called nucleoplasm। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन है, एक सेमी फ्लूइड मास, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, बाकी सारे इसके जो सब स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के वो उसके अंदर ही होते हैं। सो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन दैट ऑर्गेनाइजेस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज द हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन ऑर्गेनाइजेस टू फॉर्म। जब सेल डिवीजन होती है तो यही जो क्रोमेटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस होते हैं और हमारे पास एक वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स जो है वो बना देते हैं। सो कैसे बनाते हैं ये हम आगे देखेंगे।
The nucleus also contains one or more nuclei which synthesize ribosomes. तो हर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक या एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा भी जो है वो क्या होते हैं, एक और हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। जो न्यूक्लियोलाई का जो काम होता है वो क्या होता है, राइबोसोम बनाना। सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो इसी न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आ गया एंड उसका पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियोप्लाज्म। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में, व्हाट इज न्यूक्लियर इन्वेलप, इसका काम क्या होता है न्यूक्लियर इन्वेलप का। देन उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कैसे पोर्स मौजूद होते हैं, ये पोर्स क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर इन्वेलप है मतलब जो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है जिसने के न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, न्यूक्लियस के सारे मटेरियल को इनक्लोज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। देन उसके बाद इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। और इसके अंदर जो एक डार्क बॉडी मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे भी मजीद पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, दिस इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। देन इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन जो है वो आगे जाके क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। जब सेल डिवीजन होती है और जब सेल डिवीजन हो जाती है तो ये क्रोमोसोम्स दोबारा जो है वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं एंड क्रोमेटिन बना देते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर का पहला स्ट्रक्चर न्यूक्लियर प्लाज्म पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियर पोर्स। एक डिटेल इसकी जो है वो डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, द न्यूक्लियर इन्वेलप इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेस द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स लाइफ साइकिल। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, एक इन्वेलप है यानी कि एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के सारे कंटेंट को इनक्लोज करता है। जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के पूरे कंटेंट को इनक्लोज करके रखती है, वैसे ही ये न्यूक्लियर इन्वेलप है जो कि न्यूक्लियस के सारे कंटेंट को इनक्लोज करके रखती है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ मोस्ट ऑफ दी सेल्स लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ दी, ज्यादातर ये इन्वेलप रहता है, इनक्लोज करके रहता है, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, जब प्रोफेज में सेल होता है सो ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट जाता है और सेल का जो इस न्यूक्लियस का जो सारा मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। सो ये माइटोसिस मियोसिस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी इसमें भी हम देख लेंगे कि कैसे होता है। बट ये सिर्फ स्पेसिफिक एक ड्यूरेशन होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस दौरान सिर्फ न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है, बाकी जो है वो जब टेलोफेज आता है तो वो इसको वापस बना दिया जाता है जब सेल एक पूरा डिवाइड हो जाता है। तो देन इस न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देन द स्पेस बिटवीन द डबल लेयर्स इज कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड इज कनेक्टेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के बाहर एक और ऑर्गेनेली मौजूद होती है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों न्यूक्लियर इन्वेलप की जो डबल मेम्ब्रेन है इनके दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और यही पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मौजूद होती है, वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसके बारे में ज्यादातर, तो यहाँ पर इसके साथ ही जो है वो प्रेजेंट होती है। During cell division, the nuclear envelope disintegrates but reforms in the daughter cells. जब सेल डिवीजन होती है, अभी मैंने बताया था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स हो जाता है यानी कि टूट जाता है, डिग्रेड हो जाता है, साइटोप्लाज्म में जो है वो बिखर जाता है वहां पर। बट जब डॉटर सेल्स बन जाते हैं, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो फिर से जो है वो बना दिया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही मौजूद होती है। ऑन द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप, अंदर की तरफ अगर हम देखें, ठीक है, अभी हमने बाहर वाला चीजें डिस्कस की हैं, अब अंदर की तरफ देखते हैं। ऑन द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप देयर इज अ प्रोटीन लाइनिंग कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना। इट बाइंड्स टू द क्रोमेटिन टू गिव इट स्ट्रक्चर सपोर्ट। ठीक है, जैसे सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है उसको सपोर्ट देने के लिए, सारी ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट देने के लिए, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन के साथ मौजूद है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना। यहाँ पर ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियर लैमिना जो कि हमें येलो येलो कलर का नजर आ रहा है, दैट इज न्यूक्लियर लैमिना, दैट इज न्यूक्लियोलस। तो थोड़ी सी डायग्राम में उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो सेंट्रल बॉडी है हमारे पास, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो येलो कलर का साथ इसके न्यूक्लियर एनवेलप के मौजूद है, दैट इज न्यूक्लियर
लेमिना, ठीक है, तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। सो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इसके सेल के कंटेंट को, या क्रोमाटिन जो मौजूद है हमारे पास उसको सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा। मटेरियल ट्रांसपोर्ट थ्रू दी न्यूक्लियर पोर्स, तो वो ये जो न्यूक्लियर पोर्स है इनका काम क्या होता है, इनके जरिए क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। जैसे हमने सेल के अंदर पढ़ा था जब हमने सेल वॉल को डिस्कस किया, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, जो सेल की ट्रांसपोर्ट में प्लांट सेल में हेल्प कर रहा था, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर एक सेंट्रल बॉडी है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बनती भी है, तो अगर ये इसके अंदर कोई बाहर आने जाने का रास्ता नहीं होगा तो ये इन्फॉर्मेशन को कैसे जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज वाई सो न्यूक्लियर पोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसके जो भी कंटेंट होता है, वो भी जो भी काम होता है, जो भी मटेरियल होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए ही वाही जाती है। जैसे कि यहाँ से न्यूक्लियस, जैसे हमने पढ़ा था कि साइट्स ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस है, तो ये राइबोसोम बनाते हैं, तो ये जो राइबोसोम बन जाते हैं तो इनको न्यूक्लियर पोर्स के जरिए ही यहाँ से बाहर भेजा जाता है। और दूसरा जब mRNA बनता है तो उसको भी यहाँ से ही बाहर भेजा जाता है न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाइंडिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द DNA एंड RNA एंड ATPs आर अलाउड टू इंटर इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। जो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, जो कि DNA बनाते हैं, मतलब DNA की जब डुप्लीकेशन होती है या रेप्लिकेशन होती है, सो उनको उसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनको सेल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भेजा जाता है। एंड राइबोसोमल सब यूनिट विच आर बिल्ट इन न्यूक्लियाई आर द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल दैट आर अलाउड टू लीव द न्यूक्लियस एंड एंटर द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये एक कुछ जो है वो अंदर जाने वाले और कुछ बाहर जाने वाले ट्रांसपोर्ट की जो है वो एग्जांपल दी हुई है कि जो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स या एंजाइम्स या जो फैक्टर्स होते हैं जो कि DNA बनाते हैं, RNA बनाते हैं या ATPs बनाते हैं, तो उनको साइटोप्लाज्म से सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भेजा जाता है थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स। एंड जो राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं उनको इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, और डिफरेंट और मटेरियल्स भी होते हैं। Next, in the cells that produce large amount of proteins and thus require significant amount of ribosome, the size of the nucleus is considerable, ठीक है। तो यहाँ पर राइबोसोम हमने पीछे जिक्र किया कि न्यूक्लियस राइबोसोम्स बनाते हैं। सो वो कहते हैं कि ऐसे सेल्स, ठीक है, जहाँ पर प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, ऐसे सेल्स जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे हमारे मसल सेल्स होते हैं, तो उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मीन्स कि अगर उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको राइबोसोम की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जिनको अगर राइबोसोम की ज़्यादा ज़रूरत है तो उनके पास जो न्यूक्लियस है वो भी प्रोमिनेंट होना चाहिए, साइज में भी ज़्यादा होना चाहिए, और मे भी तादाद में भी जो है वो ज़्यादा उनके पास होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम बने और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, प्रोटीन बने, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात थी। एट द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस द सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल डिसअपीयर एंड आफ्टर डिवीजन न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द NORS। सो हमने बात की थी कि जब सेल डिवीजन होती है प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, देन उसके साथ साथ जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो भी डिसअपेयर हो जाता है। एंड जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो नया न्यूक्लियस जो है वो दोनों डॉटर सेल्स के लिए बना दिया जाता है, दोनों डॉटर सेल्स के लिए दो न्यूक्लियस जो है वो बन जाएंगे विच आर फॉर्म फ्रॉम द NORS, जो कि न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको मिलकर जो है न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इंटरफेज में सेल इस तरीके से होता है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट जाता है, न्यूक्लियस भी जो है वो टूट जाता है, डिसअपेयर्स हो जाता है। मेटाफेज न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपेयर हो गया। देन उसके बाद टेलोफेज में जब सेल डॉटर सेल्स अलग हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियस भी दोबारा बन जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी जो है वो दोबारा से बना दिया जाता है। The nuclear envelope has tiny holes known as nuclear pores. Nuclear pores क्या होते हैं, न्यूक्लियर envelope के अंदर कुछ tiny pores मौजूद होते हैं, these are called nuclear pores, ठीक है। तो हमने पीछे भी देखा था कि यहाँ पर ये है इसके स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियर envelope के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूस होती है कुछ रास्तों पे, ठीक है, जहाँ से इनर मटेरियल जो है वो आउटर मटेरियल यानी कि जो उसके साथ राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मेटिक कॉलम मौजूद है उसके साथ उसका इंटरकनेक्शन हो जाता है।
The pores regulate the passage of molecules between the nucleus and the cytoplasm. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या करता है ये? रेगुलेट दी पैसेज. ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है. मटेरियल्स की अंदर और बाहर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको कंट्रोल करता है. न्यूक्लियर पोर्स आर परमिएबल टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स. अब ये न्यूक्लियर पोर्स हमने पढ़ा है कि क्या है? टीनी होल्स हैं. ठीक है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने देती है. बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं गुजर सकते. मतलब अगर ऐसा होता तो फ्रीली अगर सारे मटेरियल अंदर चले जाएंगे तो न्यूक्लियस का जो अपना काम है वो तो दरमियान में ही रह जाता है ना. ठीक है, तो इसकी डिस्टर्बेंस से रोकने के लिए न्यूक्लियर पोर जो है वो इस ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं. इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से जो है वो नेचर ने बनाया है कि वो स्पेसिफिक मटेरियल्स को ही अंदर बाहर गुजरने देती है, सारे मटेरियल्स को नहीं गुजरने देती है. Some larger proteins like histones are also allowed to enter into the nucleus. अब देखें, कुछ अभी हमने देखा था कि वो छोटे होते हैं बट फिर भी हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे क्रोमेटिन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उनको तो गुजरने देती है. हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म में बनती है और साइटोप्लाज्म से फिर उसको कहाँ पर भेजा जाता है? न्यूक्लियस में भेजा जाता है न्यूक्लियर पोर्स के जरिए. न्यूक्लियर पोर, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स. The nuclear pore is made of an elaborate structure called the nuclear pore complex. किससे बना होता है? न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स हम इसको कहते हैं. It is composed of several subunits. बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं. यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं. डायग्राम में, ठीक है, ये न्यूक्लियस के इनसाइड है, ठीक है, और ये आउटसाइड ही साइटोप्लाज्म है. बात करें हम, ठीक है, तो ये एक दरमियान में आया हुआ है न्यूक्लियर पोर. ठीक है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझ में रखेंगे. ठीक है, अब ये जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि क्या है? न्यूक्लियर पोर्स है. इसके पार्ट्स हैं हमारे पास. दीज आर एनुलर सब यूनिट्स. ठीक है, कौन से हैं हमारे पास? एनुलर सब यूनिट्स सराउंडिंग द इनसाइड ऑफ द पोर. यहाँ पर है ये रहा एनुलर सब यूनिट, ठीक है, जो कि इनसाइड अंदर की तरफ, जो न्यूक्लियस के अंदर की तरफ जो पोर्स है उसको रेगुलेट करते हैं. उसके बाद है कॉलम सब यूनिट्स. कौन से हैं? कॉलम सब यूनिट्स. ठीक है, जो कि इन दोनों के दरमियान, जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है उन दोनों के दरमियान में मौजूद है. देन उसके बाद मेकिंग दी वॉल ऑफ द कम्प्लेक्स, इसकी दीवारें बनाते हैं. ये एनुलर हो गई. ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का है ना, ये एनुलर हो गया. देन उसके बाद है मेकिंग दी वॉल रिंग सब यूनिट. ठीक है, दैट इज रिंग सब यूनिट जो कि आउटर है, अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द कॉलम सब यूनिट. ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास ल्यूमिनल सब यूनिट एंकरिंग द पोर कम्प्लेक्स इनटू द न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, ये है हमारे पास ल्यूमिनल. ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ जो लेमिना था उसके साथ मौजूद होता है. ठीक है, यहाँ से आप समझ लेंगे. ठीक है, ये जो है हमारे पास ये है ल्यूमिनल सब यूनिट. दीज आर दी एनुलर सब यूनिट, दीज आर दी कॉलम सब यूनिट, एंड जो बाहर की तरफ है ये है हमारे पास रिंग सब यूनिट. ठीक है, और ये जो बाहर नजर आ रहे हैं आपको फिलामेंट्स, दीज आर कॉल्ड दी फिब्रिल्स फॉर्म अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर ऑन दी न्यूक्लियर साइड. एक बास्केट की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है. टीनी फिब्रिल यूजली एक्सटेंडेड फ्रॉम द कम्प्लेक्स एंड मेक अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द न्यूक्लियर साइड ऑफ द कम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये सारा जो है वो इसका स्ट्रक्चर आ गया है. ये न्यूक्लियर पोर का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं. दीज आर दी रिंग सब यूनिट, ठीक है, कॉलम सब यूनिट, एनुलर सब यूनिट एंड ल्यूमिनल सब यूनिट, एंड देन उसके बाद है फिब्रिल्स. ये 5 इसके सब यूनिट हैं. इनको आप लोग याद रखेंगे अच्छे से कि फिब्रिल्स क्या होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं. ठीक है, तो ये सारा हमने जो है वो इसके न्यूक्लियर पोर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है. देन उसके बाद है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. अगर अलग से आ जाता है कि न्यूक्लियस के बारे में लिखें तो आप लोगों को क्या क्या लिखना चाहिए, तो इसमें हम जो है वो पढ़ेंगे इसके बारे में. The nucleus is a prominent darkly stained structure in the nucleoplasm. एक बहुत ही ज़्यादा darkly stained एक structure होता है. This is जो है वो इसके जो है कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सिर्फ उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो एक जगह पे डार्कली स्टेन हो जाता है. उसी को क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं. तो ये हर सेल में इसके जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी हो सकता है. अभी हमने पढ़ा था जिस सेल में ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी तो वहां पर न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा होंगे. न्यूक्लियाई मैन्युफैक्चर द सब यूनिट दैट कंबाइन टू फॉर्म राइबोसोम. राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, देयर इज स्मॉलर एंड लार्जर. सो दोनों में जो है अलग अलग मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और फिर ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? राइबोसोम्स बना देते हैं. न्यूक्लियाई फॉर्म्ड एट सर्टेन साइट्स इन द क्रोमोसोम कॉल्ड न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन.
दीज आर कॉल्ड NORS, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि डॉक्टर सेल्स में बनते हैं। तो NORS किसका वो है, हमारे पास एब्रिविएशन है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजर रीजन होते हैं जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोलस बनाते हैं। द DNA फाउंड एट NORS इनकोड्स द राइबोसोमल RNA, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजिंग रीजन है उसका मतलब न्यूक्लियस का, जो कि क्या बनाता है, राइबोसोमल RNA बनाता है, और यही राइबोसोमल RNA फिर उसने जो है वो राइबोसोम बनाना होता है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ग्रैनुलर एंड फिब्रिलर कंपोनेंट्स एंड DNA। ये है हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस मौजूद है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, ग्रैनुलर कंपोनेंट होते हैं जो कि राइबोसोमल सब यूनिट है, एंड देन उसके अंदर जो है वो कुछ फिब्रल्स होते हैं, धागे की तरह के भी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फिब्रिलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और फिर क्या है, हमारे पास NORS होता है। यहाँ पर तीन चीजें इसके अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ग्रैनुलर एंड फिब्रिलर कंपोनेंट्स एंड DNA। और क्या होता है इसके अंदर, DNA होता है कुछ, ठीक है। एक तो इस न्यूक्लियस का अलग DNA है, न्यूक्लियस के पास अलग जो है वो एक DNA मौजूद होता है। द ग्रेन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट दैट हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड। तो ये जो ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, इसके अंदर जो ग्रेनुलर रीजन है वो उनके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी बन चुके होते हैं। द फिब्रिल्स आर कंपोज ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द राइबोसोम सब यूनिट RNA मॉलिक्यूल्स एंड द एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है। ग्रेनुलर रीजन्स में क्या होता है, दो तरह के अभी हमने देखा है रीजन, ठीक है। ग्रेनुलर्स वो रीजन है जहां पर राइबोसोमल सब यूनिट बन गए, मतलब राइबोसोम सब यूनिट बन जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, उसका ग्रेनुलर कंपोनेंट बनाते हैं। और वो रीजन जहां पर अभी जिन्होंने अभी मिलकर सब यूनिट्स बनाने हैं, वो कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके फिब्रिलर कंपोनेंट्स होते हैं। एंड देन उसके बाद आता है DNA, जिसने क्या बनाना है, RNA बनाना होता है, जीन बनाना होता है। तो ये इसका फंक्शन है, वही RNA ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। RNA और प्रोटीन्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, और क्या बनते हैं, सब यूनिट्स बन जाते हैं। राइबोसोमल कुछ बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और वो दोनों मिलकर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और वहां पर मिलकर क्या बना देते हैं, राइबोसोम बना देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स के बारे में, तो वो हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे।